So, very good morning and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham and I welcome you once again on our very beautiful session. आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से सेशन में। ठीक है, तो हमेशा की तरह है ना, बढ़ते हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज, उससे पहले टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आज के सेशन में हम कौन से टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं? तो बैंकिंग एंड फाइनेंस के न्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे, डिफेंस अफेयर्स, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, नेशनल स्टेट अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स एंड कुछ मिसलेनियस न्यूज भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज आपके सामने है बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड। क्या कह रहा है पहले न्यूज, ध्यान से देखें। पूछ रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली सिंप्लीफाइड रूल्स फॉर माइनर बैंक अकाउंट एंड अलाउड मदर टू एक्ट एज गार्जियंस। हाल ही में किस संस्था ने नाबालिगों के बैंक खातों के नियमों को सरल बनाया है और मां को अभिभावक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है? ठीक है, तो देखो भारत के अंदर भैया आपको क्या, भारत के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है भैया? तो हमारी देश की सेंट्रल बैंक है ना। हमारी देश की सेंट्रल बैंक कौन सी है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सभी देशों के अंदर आपको एक सेंट्रल बैंक देखने को मिलेगा जो कि उस देश के अन्य बैंकों को रेगुलेट करेगी। ठीक है, सेंट्रल बैंक का काम क्या है? तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलेंगी एंड बैंक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, उनको रेगुलेट करने का काम किसका है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। कब स्टैब्लिश हो रहा है? तो 1 अप्रैल 1935 को ये स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, इसके लिए कमिटी को फॉर्म किया गया था, जिस कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था आरबीआई को स्टैब्लिश करने के लिए। ये रिकमेंडेशन आता है 1926 में और कमिटी का नाम था हिल्टन यंग कमिटी। ठीक है, क्या नाम था? हिल्टन यंग कमिटी। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमिटी which was given in the year 1926, on 1st April 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was established। ठीक है, बात करूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो ओ स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर थे। ठीक है, क्योंकि ये स्टैब्लिश कब हो रहा है? 1935 में, तो ब्रिटिशर्स का शासन था उस समय। वही अगर मैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करूं तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख साहब। कौन थे भैया? सीडी देशमुख साहब पहले इंडियन गवर्नर थे। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में आपको 26 नंबर के गवर्नर कौन देखने को मिलेंगे? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि वो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने माइनर बैंक अकाउंट्स को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई किया। देखो माइनर कौन होता है ना? माइनर होता है वो व्यक्ति, वो जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, है ना, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, है ना, वो माइनर होता है। तो यहाँ पे भैया आरबीआई ने बोला कि देखिए जो माइनर्स हैं वो भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, है ना। एक माइनर जो 0 से लेकर 10 साल के बीच में, आपको पता है 0 वाला बच्चा तो अकाउंट नहीं खुलवाएगा, है ना। तो एक माइनर वो होगा जिसकी उम्र 0 से लेकर 10 साल के बीच में होगी, और एक होगा जिसकी उम्र 10 से 18 साल के बीच में होगी। ठीक है, तो ये लोग अपने बैंक अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, बट एज गार्जियन यहाँ पे किसको इलेक्ट किया गया है? तो एज गार्जियन, है ना, एज गार्जियन। अब 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, है ना, उसके पास इतनी ऑटोनॉमी नहीं होती है, उतना ज्यादा समझ नहीं होता है कि वो अपने बैंक अकाउंट्स को मैनेज कर सके। ठीक है, तो एज गार्जियन यहाँ पे मदर को अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, मदर को अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी रूल को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया है। किसके द्वारा सिंप्लीफाई किया गया है? आरबीआई के द्वारा। और ये डिसीजन जो है ना, आरबीआई के कौन से सेक्शन के अंदर? तो याद रखना 35A एंड 56, है ना, 30 अंडर सेक्शन 35A एंड 56 of the Regulation Act of, है ना, 1949 के तहत इसे इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 इसे इंप्लीमेंट किया गया है। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमने कुछ बातें जानी, फिर हमने जाना कि माइनर्स को अब अलाउ किया जा रहा है कि आप अपने अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। किसके किसके लिए? तो एक अकाउंट अब खुलेगा 0 से 10 साल के लिए, एक अकाउंट खुलेगा 10 से 18 साल के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जो 10 से 18 साल का माइनर होगा उसके पास थोड़ी ज्यादा ऑटोनॉमी होगी। यहाँ पे बैंक जो है भैया, यहाँ पे लोन्स आप नहीं
आपको लोन्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद डिपॉजिट लिमिट एक सेट की जाएगी, डिपॉजिट लिमिट सेट किया जाएगा बैंकों के द्वारा, है ना। बैंक के पास ऑटोनॉमी रहेगी कि वो डिपॉजिट लिमिट सेट कर दे। साथ ही साथ यहाँ पे बैंक, है ना, ये डिसाइड करेगा कि आपको एटीएम फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, यानी कि डेबिट कार्ड्स वगैरह दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे इंटरनेट बैंकिंग की सेवाएं, इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बैंक डिसाइड करेगी। लोन्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, याद रखना। और आप सिर्फ यहाँ पे सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर टर्म डिपॉजिट, ठीक है, टर्म डिपॉजिट खुलवा सकते हैं, टर्म डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज, जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा बैंक को कि भैया मैं 18 साल का हो जाऊंगा, वो आपके पेरेंट्स आपके बिहाफ में करेंगे, और फिर वो अकाउंट माइनर नहीं रहने वाला है, ठीक है, फिर वो अकाउंट माइनर नहीं रह जाएगा। तो योर आंसर वुड बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है डिफेंस अफेयर से रिलेटेड, क्या कह रहा है ध्यान से समझते हैं। इंडियन आर्मी रिसेंटली अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन बाय प्रोवाइडिंग 4G एंड 5G मोबाइल कनेक्टिविटी इन विच रीजन। देखो, आप जाओगे ना जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ऐसी रीजन्स में जाओगे जहां पे आपको ऑल्टीट्यूड 12,000, है ना, 13,000 ऑल्टीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ऑल्टीट्यूड्स में आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। अब जब नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है तो वहां तो विलेजेस भी हैं, वहां पे हमारे सोल्जर्स भी हैं, है ना। तो वो लोग कनेक्टिविटी कैसे स्टैब्लिश करते हैं, तो रेडियोस के माध्यम से। बट अगर फोन होगा तो वो कनेक्टिविटी और भी ज्यादा फ्रिक्वेंट हो सकती है, और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है। तो यहां पे क्या हुआ है, लद्दाख के, है ना, लद्दाख के अंदर आप देखोगे, लद्दाख के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट पे, लद्दाख के ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट में, है ना, और सियाचिन वाले रीजन में, सियाचिन जो कि दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड, दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, ठीक है, दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। यहां पे हमने कौन सा ऑपरेशन कंडक्ट किया था, फटाफट से कंफर्म करेंगे, कौन सा ऑपरेशन कंडक्ट किया था यहां पे हमने, फटाफट से कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सा, सियाचिन, ठीक है। यहां पे आप देखोगे 4G एंड 5G, 4G कनेक्टिविटी भी स्टैब्लिश की गई है, 4G एंड 5G कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की गई है। किसके द्वारा की जा रही है, तो लिख लेना, एक भैया BSNL ने टावर यहां पे लगाया है, एंड एक एयरटेल ने टावर लगाया है, ठीक है। BSNL एंड एयरटेल ने यहां पे टावर स्टैब्लिश किया है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखोगे लद्दाख के जो रिमोट एरियाज हैं, हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं, यहाँ पे, है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए या फिर कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए मोबाइल टावर्स जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। कौन कौन इंस्टॉल कर रहा है, BSNL एंड एयरटेल, ठीक है। अगर आपको अगर याद हो 2020 में हमने स्टैंड ऑफ देखा था, है ना, 2020 में गलवान वैली में हमने स्टैंड ऑफ देखा था, है ना, गलवान वैली में हमने स्टैंड ऑफ देखा था, किसके किसके बीच में, तो इंडियन आर्मी, है ना, इंडियन आर्मी एंड चाइनीज आर्मी के बीच में, इंडियन आर्मी एंड चाइनीज आर्मी के बीच में हमने स्टैंड ऑफ देखा था, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऑपरेशन मेघदूत, वेरी गुड, है ना, कौन सा ऑपरेशन चलाया था हमने, ऑपरेशन मेघदूत चलाया था हमने, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर को यहाँ पे अपने कब्जे में लाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया था हमने, और ये दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड होने वाला है। लद्दाख इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्लियर। आइए अगली न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड, क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं। कह रहा है इंडिया अचीव्ड अ रिकॉर्ड by surpassing 2 लाख करोड़ रुपीस इन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2025, which company contributed the most। बोल रहा है भैया 24-25 में, है ना, फाइनेंशियल ईयर 25 का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर 25 का मतलब यहाँ पे 24-25 की बात हो रही है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में हमने क्या अचीव कर लिया है, 2 लाख करोड़ का मोबाइल फोन, 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का, है ना, मोबाइल्स हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल्स जो है ये हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेचना, सेल करना, ठीक है। 2 लाख करोड़ का मोबाइल्स हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में।
आपसे पूछा है कि भैया सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये जो 2 लाख करोड़ का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इसमें 70% कंट्रीब्यूट कर रहा है। 70% कंट्रीब्यूट कर रहा है कौन भैया? आईफोन। सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? आईफोन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यो मतलब एप्पल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत ने टोटल इतने का स्मार्टफोन जो है वो बेचा है, एक्सपोर्ट किया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से कंपनी का देखने को मिलेगा, तो 70% कंट्रीब्यूशन जो है वो आईफोन कर रहा है। और आईफोन में भी आप देखोगे, आईफोन का ना, है ना, आईफोन की आपको एक बॉडी देखने को मिलेगी जिसका नाम है फॉक्सकॉन, जो कि आईफोन के लिए चीजें बनाता है, एप्पल के लिए चीजें बनाता है। इसकी भैया एक यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट भारत के अंदर कहां देखने को मिलेगी? तमिलनाडु। तो ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्लियर है बात? तो यहां पे न्यूज ये था कि इंडिया ने भैया इतने का माल बेचा है फाइनेंशियल ईयर 25 में, स्मार्टफोन्स बेचा है। आपसे पूछा था कि कौन सा फोन, कौन सी कंपनी जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट में, तो आप बोलोगे भैया आईफोन। क्लियर है बात? साथ ही साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 25 में आप देखोगे, है ना, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट देखने को मिला है? 54% का, है ना। 54% हम ज्यादा माल बेच दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? आई अगली न्यूज की तरफ, ठीक है। तो इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट जो है ये बूम कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 में। आप देखोगे 2 लाख करोड़ का हम माल बेच दे रहे हैं, ठीक है। 2 लाख करोड़ का माल हम बेच दे रहे हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में आप देखोगे 54% का इंक्रीज है। आप बोलोगे सर एप्पल फोन तो जो इंडिया की नहीं है, बट इंडिया कैसे माल बेच रहा है? तो देखो इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। देखो हर देश, हर एक कंपनी, लेट्स से आप एक एक्स कंपनी हो, ठीक है, एक्स कंपनी हो, है ना, आपको भैया आपके आपके आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 चीजों की जरूरत है ना, और ये 5 चीजें वाई देश में बहुत ज्यादा अवेलेबल है ना। आपको अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 चीजों की जरूरत है, और ये 5 चीजें वाई देश में अवेलेबल है और सस्ते दाम पे अवेलेबल है। तो आप यहीं पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टैब्लिश करोगे, और साथ ही साथ इस वाई देश में इसके कंज्यूमर्स भी बहुत ज्यादा है। तो जब कंज्यूमर्स ज्यादा होंगे और आप उसी देश में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल लोगे, तो आपके टैरिफ्स वगैरह जो है नहीं लगने वाले हैं, तो ये फायदा होता है। क्लियर है? आई नेशनल स्टेट अफेयर्स की बात हो रही है। आपसे पूछा है हु रिसेंटली इनॉग्रेट्स इंडियाज लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल इन मुंबई। देखो ध्यान से, है ना, इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कर लो, है ना, इंटरनेशनल। देखो क्रूज टर्मिनल का मतलब क्या होता है? क्रूज टर्मिनल का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे हम लोग क्रूज को पार्क करते हैं, ऐसी जगह जहां पे हम लोग क्रूज को पार्क करते हैं या क्रूज को एकोमोडेट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं। तो आपसे पूछा है कि इंडिया की सबसे बड़ी, है ना, लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है ये मुंबई में स्टैब्लिश किया गया है। इसको इनॉग्रेट कौन कर रहे हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग के यूनियन मिनिस्टर, है ना, ये यूनियन मिनिस्टर हो जाएंगे किसके? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग के, पोर्ट्स एंड शिपिंग के यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया जा रहा है। सर्बानंदा सोनोवाल जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया जा रहा है। याद रखना ये एक इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल होने वाला है, यानी कि जो इंटरनेशनल क्रूजेस होंगी उसको एकोमोडेट किया जाएगा, ठीक है, उसको एकोमोडेट किया जाएगा। अगर मैं क्रूज की बात करूं तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट, है ना, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट क्रूज जिसका नाम क्या था? एमवी गंगा विला। याद आ रहा है? एमवी गंगा विला, है ना, जो कि कहां से कहां तक? वाराणसी से लेकर, वाराणसी से लेकर कहां तक ट्रैवल कर रही थी? डिब्रूगढ़ तक ट्रैवल कर रही थी, डिब्रूगढ़ तक ट्रैवल कर रही थी, और टोटल ट्रैवल टाइम कितना था? 51 डेज का था, ठीक है। इसको फ्लैग ऑफ किया गया था किसके द्वारा? इसे फ्लैग ऑफ किया गया था, फ्लैग ऑफ किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अच्छा याद रखना इंडिया के अंदर आपको एक मिशन देखने को मिलेगा, ठीक है, इंडिया के अंदर आपको भैया
क्रूज भारत मिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडिया के अंदर आपको एक मिशन भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन देखने को मिलेगा। यह मिशन कब लॉन्च होती है, याद रखना 30 सितंबर 2024 को, 30 सितंबर 2024 को ये लॉन्च होती है। ठीक है, कौन सी मिशन, क्रूज भारत मिशन। 3 फेजेस में से लॉन्च किया जा रहा है। एक फेज होगा 24 से 25 के बीच में, एक 25 से 27 के बीच में, और एक 27 से 29 के बीच में। ठीक है, 27 से 29 के बीच में। क्लियर है, मैंने क्या कहा फिर से कंफर्म करता हूं। क्या हुआ, सर्बानंद सोनोवाल जी जो कि यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट्स एंड शिपिंग के, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है, हरी झंडी दिखाई है किसको, तो इंडिया की लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। क्रूज टर्मिनल का मतलब ऐसी जगह जहां पे हम क्रूजेस को, है ना, एकोमोडेट करते हैं। ठीक है, इंडिया की बात करूं तो वर्ल्ड की सबसे, है ना, लॉन्गेस्ट क्रूज जो है ये एमवी गंगा विला था, जिसे लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक ये चल रही थी, 51 डेज का समय ले रही थी। इंडिया के अंदर आपको एक मिशन देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्रूज भारत मिशन। ये मिशन लॉन्च किया गया 30 सितंबर 2024 को, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुंबई पोर्ट से इसे लॉन्च किया गया था। कहां से, मुंबई पोर्ट से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट क्या है भैया, क्रूज भारत मिशन का टारगेट है भैया, है ना, 10 लाख, 10 लाख पैसेंजर्स पर ईयर, है ना, 10 लाख पैसेंजर्स पर ईयर, पर ईयर। क्लियर बात, कंफर्म करो। तो 10 लाख पैसेंजर्स पर ईयर, ये किसका है टारगेट, क्रूज भारत मिशन का। एंड इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल आपको कहां देखने को मिलेगा, मुंबई के अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब देखोगे इंटरनेशनल जो क्रूजेज है ना, वो बहुत सारे पोर्ट से आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपको कोची पोर्ट से भी आपको इंटरनेशनल क्रूज देखने को मिलेगी, है ना, कोची पोर्ट से, मुंबई पोर्ट से, है ना, मुंबई पोर्ट से भी आप देखोगे इंटरनेशनल क्रूजेस जो है वो निकलती है। उसके बाद मुर्मुगांव पोर्ट, है ना, मुर्मुगांव पोर्ट, मुर्मुगोय पोर्ट जो कि गोवा में है ना, यहां से भी आप देखोगे इंटरनेशनल क्रूजेस जो है वो निकलती है। ठीक है, आई नेक्स्ट न्यूज क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज कह रहा है कि विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द पिंक ई रिक्शा स्कीम इन कोलैबोरेशन विद काइनेटिक ग्रीन टू एम्पावर वुमेन ड्राइवर्स। आपसे पूछा है, एक स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पिंक ई रिक्शा स्कीम। कौन सी स्टेट कर रही है, तो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका नाम है पिंक ई रिक्शा स्कीम। इसके अंदर आप देखोगे 10,000, 10,000 ई रिक्शा, है ना, ई रिक्शा को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ई रिक्शा को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, जहां पे आप देखोगे सेंटर, सेंटर जो है वो 25,000 का सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। सेंटर यहां पे 25,000 का सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट 75,000 का सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। 10% जो है अमाउंट आपको एज डाउन पेमेंट देना है, डाउन पेमेंट देना है। और जो रिमेनिंग है बच्चा, जो रिमेनिंग है उसके लिए आपको सस्ते लोन, कोलैटरल फ्री लोन मिलने वाला है, कोलैटरल फ्री लोन मिलने वाला है। ठीक है, तो आपसे पूछा था एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है पिंक रिक्शा स्कीम, जिसे लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पे 10,000 ई रिक्शास को बांटे जाएंगे। अच्छा, पिंक है ना, तो पिंक महिलाओं का कलर माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है ना। वुमेन्स के सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बनाने की भी बात की जा रही है। ठीक है, बेहतर बनाने की बात भी की जा रही है, किसके साथ मिलकर, काइनेटिक ग्रीन के साथ मिलकर लॉन्च किया गया। क्लियर है, सिंपल सी न्यूज थी। पिंक e-rickshaw scheme has been launched by Maharashtra in collaboration with Kinetic Green, जहां पे 10,000 ई रिक्शा डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, 25,000 की सब्सिडी सेंटर के द्वारा, 75 की सब्सिडी स्टेट के द्वारा। चलिए अगली न्यूज की तरफ। आपसे पूछा है विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी हार्डवेयर लैब, जिसका नाम है टी शील्ड। ठीक है,
टी शील्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखो, टी शील्ड का मतलब क्या हो जाएगा? टी से मतलब तो हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। टी से क्या मतलब होने वाला है? तेलंगाना। लिखो, टी शील्ड का पहले फुल फॉर्म लिख लो, टी शील्ड, है ना। तो यहां पे टी शील्ड का मतलब हो जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। सिक्योरिटी हब फॉर इनोवेशन इन, सिक्योरिटी हब, सिक्योरिटी हब फॉर इनोवेशन, इनोवेशन इन इन्फोर्समेंट एंड लॉफुल डिजिटल डिफेंस, है ना, इन्फोर्समेंट एंड लॉफुल डिजिटल डिफेंस। अभी टी शील्ड क्या है भैया? टी शील्ड बेसिकली ना साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हार्डवेयर को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कौन सी इनिशिएटिव करेगी? टी शील्ड करेगी। इसे तेलंगाना के कहां पे स्टैब्लिश किया गया है? तो याद रखना, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, जो कि मेडचल में, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो कि मेदचल में है, यहां पे स्टैब्लिश किया गया। क्या काम करेगी भैया? साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। आप देखोगे जितने भी साइबर थ्रेट्स है ना, उससे बचने का काम ये करने वाली है। हार्डवेयर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, है ना, हार्डवेयर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, ठीक है। किससे? साइबर थ्रेट से, साइबर थ्रेट से। क्लियर है न्यूज? तो साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। चलिए, नेक्स्ट न्यूज आपसे पूछा है स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड। आपसे बोला है हाउ मेनी मेडल्स डज इंडिया वॉन इन 2025 आईएसएसएफ वर्ल्ड कप लीमा कैंपेन। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस न्यूज को, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप चल रहा है, कुछ समय पहले भी हमने इस न्यूज को डिस्कस किया था। आईएसएस वर्ल्ड कप, है ना, ये 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। याद रखना, ये 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और ये दिसंबर तक चलने वाला है, दिसंबर 2025 तक चलने वाला है ना। इसके अलग अलग इवेंट होने वाले हैं। याद रखना, पहला इवेंट अगर आपको याद हो, है ना, पहला इवेंट अगर आपको याद हो 1 से 11 अप्रैल के बीच में हुआ था, 1 से 11 अप्रैल के बीच में हुआ था, ब्यूनॉस एयर्स में हुआ था, ब्यूनॉस एयर्स में हुआ था, ठीक है। अब दूसरा इवेंट कहां हो रहा है? दूसरा इवेंट जो है ये खत्म हो चुका है, 13 से 22 अप्रैल के बीच में हुआ है, 13 से 22 अप्रैल के बीच में कहां पे हो रहा है? लीमा के अंदर। और लास्ट वाला जो इवेंट होगा, लास्ट इवेंट जो है भैया, ये कहां पे होगा? दोहा के अंदर, ठीक है, दोहा के अंदर। मैंने क्या कहा? आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, ये एक शूटिंग वर्ल्ड कप है, याद रखना, शूटिंग वर्ल्ड कप है। यहां पे आपको पिस्टल देखने को मिलेगा, आपको राइफल के कॉम्पिटिशन्स देखने को मिलेंगे, आपको शॉट गन के कॉम्पिटिशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा लीग है बेसिकली, ठीक है। 1 अप्रैल से दिसंबर 2025 तक चलेगा। पहला वाला 1 से 11 अप्रैल के बीच में ब्यूनॉस एयर्स में हुआ, दूसरा वाला 13 से 22 अप्रैल के बीच में लीमा में खत्म हुआ, और लास्ट वाला दोहा में खत्म होगा दिसंबर के अंदर। 1 से 11 अप्रैल ब्यूनॉस एयर्स में जो खत्म हुआ, इसमें टॉप किसने किया था भैया? चाइना ने इसमें टॉप किया था, है ना। एंड सेकंड पोजीशन पे कौन थी? इंडिया थी। सेकंड पोजीशन पे कौन थी? इंडिया थी। और इसकी बात करूं तो यहाँ पे टॉप किसने किया है? चाइना ने टॉप किया है। सेकंड पोजीशन पे भैया आपको यूएसए देखने को मिलेगा, एंड थर्ड पोजीशन पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं? तो इंडिया जो है तीसरे पोजीशन पे है। इंडिया ने टोटल भैया आप देखोगे कितने, तो इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं, ठीक है। इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं, यानी कि 2, 4, 1, यानी कि 7 मेडल्स इंडिया ने इस पर्टिकुलर इवेंट में जीते। क्लियर है? कंफर्म करो। मैंने क्या कहा? आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, है ना, ये एक शूटिंग चैंपियनशिप है, एक टाइप का एक लीग है, जो कि अप्रैल में शुरुआत हुआ, दिसंबर तक चलेगा। पहला वाला आप देखो 1 से 11 अप्रैल ब्यूनॉस एयर्स में हुआ, जहां पे सबसे ज्यादा मेडल चाइना ने, फिर इंडिया, फिर 13 से 22 अप्रैल लीमा में हो रहा, खत्म हो चुका है।
पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे यूएसए, तीसरा इंडिया। इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं। इंडिया ने कितने मेडल जीते? 7 मेडल जीते हैं, जिसमें गोल्ड शामिल है। गोल्ड आप देखो कौन जीत रहे हैं। गोल्ड देखो, सूची सिंह है ना, सूची सिंह। गोल्ड कौन जीत रही है? यहां पे लिख लेना सूची सिंह। सूची सिंह जो है वो गोल्ड जीत रही है। याद रखना, ब्यूनॉस एयर्स में भी जो इवेंट हुआ था, यहां पे भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, कौन सी इवेंट में गोल्ड जीत रही है? तो 10 मीटर पिस्टल में। 10 मीटर पिस्टल में ये गोल्ड जीत रही है। ठीक है, 10 मीटर पिस्टल में गोल्ड जीत रही है। और एक गोल्ड कौन जीत रहा है? तो एक गोल्ड तो हो गई सूची सिंह, एक गोल्ड जीत रहे हैं सौरव। दूसरा गोल्ड जीत रहे हैं सौरव, है ना। एंड सूची, एंड सूची कौन से? 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में, मिक्स्ड इवेंट में। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो गोल्ड, 2 गोल्ड याद रख लेना आपको। एक तो सूची सिंह 10 मीटर पिस्टल में, लास्ट वाले इस वाले में भी इन्होंने गोल्ड जीता था, इस वाले में भी, है ना। और सेकंड नंबर पे दूसरा गोल्ड जो है सौरव और सूची मिक्स्ड डबल्स में जीत रही है। नेक्स्ट न्यूज, इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज है। आपसे पूछा है यूनेस्को डेजिग्नेटेड हाउ मेनी न्यू ग्लोबल जियो पार्क एज ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, है ना। देखो क्या हुआ है, यूनेस्को ने रिसेंटली क्या किया, यूनेस्को ने, है ना, यूनेस्को ने टोटल आप देखोगे 16 जियो पार्क्स को, 16 जियो पार्क्स को ऐड किया है। किसमें ऐड किया है? अपने जियो पार्क्स नेटवर्क के अंदर, अपने जियो पार्क्स नेटवर्क के अंदर। अब इस नेटवर्क में शामिल होने का मतलब यह है कि इस जियो पार्क्स को अलग से प्रोटेक्ट किया जाएगा, अलग से रिजर्व किया जाएगा या प्रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, प्रिजर्व जियो। आप पूछोगे सर जियो पार्क्स होते क्या है? तो जियो पार्क्स बेसिकली क्या होते हैं भैया? एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है ना, एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है। इसका इंटरनेशनल, आप देखो इंटरनेशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होता है। टूरिज्म को लेके देख लो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके देख लो। इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जियो पार्क्स का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, सतपुरा रेंज हो गया, है ना, सतपुरा रेंज हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गए, है ना। ये सारे क्या है? जियो पार्क्स है। ठीक है, तो रिसेंटली आप देखोगे 16 जियो पार्क्स को ऐड किया गया है यूनेस्को के जियो पार्क नेटवर्क के अंदर। और ये 16 जियो पार्क्स आप देखोगे 11 कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, 11 कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। अब टोटल कितने जियो पार्क्स हो गए हैं जो कि यूनेस्को के अंदर शामिल है? तो यूनेस्को के अंदर शामिल अब टोटल 226 जियो पार्क्स हो चुके हैं, जो कि यूनेस्को के जियो पार्क नेटवर्क में शामिल है। ये 226 जियो पार्क जो है ये 50 कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इनिशिएटिव की शुरुआत 2004-5 में की गई थी। ठीक है, इस इनिशिएटिव की शुरुआत यूनेस्को ने 2004-5 में की थी। ठीक है, आओ याद रखना, इंडिया की तरफ से एक भी ऐसा जियो पार्क नहीं है, इंडिया की तरफ से एक भी ऐसा जियो पार्क नहीं है जो कि यूनेस्को के जियो पार्क नेटवर्क में शामिल है। चलिए नेक्स्ट न्यूज कह रहा है, विच कंट्री टेस्ट नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब विच इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ मैग्नीशियम हाइड्राइड। देखो अगर मैं हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करूं, चलो यहां बताता हूं। देखो अगर मैं हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करूं भैया, तो हाइड्रोजन बॉम्ब है ना, या जिसे हम थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहते हैं, या तो हाइड्रोजन बॉम्ब कह लो या थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब, थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब कह लो। ठीक है, दोनों ही सेम है। अगर मैं बात करूं इसके इसको डिस्कवर किसने किया था या इसको इन्वेंट किसने किया था भैया, तो याद रखना हाइड्रोजन बॉम्ब या थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब को इन्वेंट किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा। ठीक है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है ये? तो न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे काम करता है। मैंने बोला भैया
यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हो नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम होने वाला है, ठीक है। किसके साथ मिलकर बनाया गया है? तो मैग्नीशियम हाइड्रेट के साथ। मैग्नीशियम हाइड्रेट की एक कैपेबिलिटी ये होती है कि ये हाइड्रोजन को स्टोर करके रख लेता है, हाइड्रोजन को स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। तो इसको रिसेंटली, इस बम को टेस्ट किया गया है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा, ठीक है। और कहा यह जा रहा है कि 2 केजी की जो बम होगी, 2 केजी की बम जो है ये 2 सेकंड में 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ऊपर पहुंचा देगा, है ना। 2 सेकंड में 2 केजी बॉम्ब जो है 1000 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर को ऊपर पहुंचा देगा, ये बात यहाँ पे कहा गया। तो चाइना ने एक नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम को टेस्ट किया है, जो इससे बनाया गया है मैग्नीशियम हाइड्राइड की मदद से। मैग्नीशियम हाइड्राइड की एक कैपेसिटी ये होती है कि वो हाइड्रोजन को स्टोर करके रखता है। इस बम की, है ना, फीचर ये है कि 2 किलो का बम जो है वो 2 सेकंड में 1000 डिग्री सेल्सियस जो है हीट पैदा करेगा। आइए, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स की बात हो रही है। हु वॉन स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड एट लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड, है ना, है ना। इस अवार्ड को अनाउंस किया गया था 1999 में, ठीक है। ये अवार्ड सबसे पहली बार दिया गया 2000 के अंदर, कहां पे? मोंटी कार्लो में। मोंटी कार्लो ये एक ब्रांड भी है। इस पर्टिकुलर अवार्ड फंक्शन में, है ना, नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने स्पीच दिया था। नेल्सन मंडेला जी ने जो है वो स्पीच दिया था, कौन से अवार्ड फंक्शन में? तो इस लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स के अंदर। इसमें अलग अलग कैटेगरीज में भी है ना, अलग अलग कैटेगरीज में, इंडिविजुअल कैटेगरी में भी, इंडिविजुअल कैटेगरी में एंड टीम कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। टीम कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। टीम कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड के फॉर्म पे क्या दिया जाता है? लॉरियस स्टैचू दिया जाता है, लॉरियस स्टैचू दिया जाता है। अवार्ड के फॉर्म में क्या दिया जाता है? लॉरियस स्टैचू दिया जाता है। बात करूं मोस्ट नंबर ऑफ अवार्ड, तो मोस्ट नंबर ऑफ लॉरियस अवार्ड किसने जीता है इंडिविजुअल कैटेगरी में? तो रॉजर फेडरर ने जीता है। किसने जीता है? रॉजर फेडरर ने जीता है 6 बार, है ना। एंड मोस्ट नॉमिनेशन कौन हुए हैं? सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट कौन हुए हैं? तो लिख लेना, टाइगर वुड्स, टाइगर वुड्स, ठीक है, 12 बार। अब आपसे पूछा है, मैंने बोला बहुत सारी कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, तो आपसे पूछा है हु वॉन स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड। तो स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड कौन जीत रहे हैं? रफेल नडाल, ठीक है। रफेल नडाल ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। टेनिस प्लेयर है, याद रखना, टेनिस प्लेयर है, ठीक है। और इनके पास 22 ग्रैंड स्लैम्स हैं, 22 ग्रैंड स्लैम्स हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना भैया साल में, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, ये किसने जीना है भैया? तो पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सिनर ने जीता है ना। और वुमेन कैटेगरी में कीज ने जीता है, कीज ने जीता है, ठीक है, याद रखना। तो स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में कौन जीत रहे हैं? रफेल नडाल जीत रहे हैं, स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। 22 ग्रैंड स्लैम इनके नाम पे है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है जैनिक सिनर, एंड फीमेल कैटेगरी में कीस ने जीता है, शायद आर्यांका सबलिंका को हरा के। एंड लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करूं तो इसकी शुरुआत अनाउंस हुआ था 1999 में। शुरुआत कब हो रहा है? 2000 के अंदर। सबसे पहला इवेंट मोंटी कार्लो में हुआ। नेल्सन मंडेला जी ने यहाँ पे स्पीच दिया था, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल कैटेगरी में भी एंड टीम कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। सबसे ज्यादा रॉजर फेडरर, मोस्ट नॉमिनेशन टाइगर वुड्स। और अवार्ड के फॉर्म पे आपको लॉरियस स्टैचू मिलता है, और एक मैनहट्टन की एक कंपनी है ना, वो इस स्टैचू को बनाती है, ठीक है। तो आप देखोगे वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिल रहा है? मोंडो डुप्लांटिस। याद रखना, एक और बात मैं लिख लेता हूं, है ना, 2020 एंड 2023, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था किसको भैया? लियोनेल मेस्सी को मिला था, है ना। एंड 2020 में ऐसा जीतने वाले ये पहले फुटबॉल प्लेयर थे, फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर थे। ये बात आपको याद रखना, फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर थे, ठीक है। मतलब पहले फुटबॉल प्लेयर जिनको, है ना, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, वो कौन थे? लियोनेल मेस्सी। और उनको 2 बार मिला है, 2020 में भी मिला है, 2023
2023 में मिला है। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मोंडो डुप्लांटिस को मिल रहा है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, है ना, याद करो, स्पेन की एटिना बोनमार्टी को भी मिला था, है ना। स्पेन ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था फुटबॉल का, तो उसी समय इनको एटिना बोनमार्टी को मिला था मोस्ट नंबर ऑफ गोल स्कोर करने के लिए, स्पेन से बिलोंग करती थी। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड को मिल रहा है। रियल मैड्रिड जो है क्लब है, क्लब फुटबॉल में, हाँ। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लामिन यमाल को मिल रहा है। कमबैक ऑफ द ईयर रेबेका एंड्रेड को मिल रहा है। स्पोर्ट्स पर्सन विद अ डिसेबिलिटी, है ना, डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्स पर्सन, जियांग युआन को मिल रहा है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर टॉम पिडकॉक को मिल रहा है। स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड किक फॉर लाइफ को मिल रहा है। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड राफेल नडाल को मिल रहा है, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केली स्लैटर को मिल रहा है, ठीक है। आई, अच्छा, ये कल की न्यूज आ गई, कोई नहीं। अब वन लाइनर्स न्यूज की तरफ बढ़ते हैं भैया। इंग्लिश लैंग्वेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हर साल 23 अप्रैल को, ठीक है। द डेट ट्रेडिशनली ऑब्जर्व एज बोथ द बर्थडे एंड डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है। विलियम शेक्सपियर की आपने वो पढ़ी होगी, है ना, इट टू ब्रूटस, तुम भी ब्रूटस, है ना, स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर की बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी पे 23 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज डे, ठीक है। नेक्स्ट इज एक नए टाइप का हल्दी जो है, इसे डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस के द्वारा, ठीक है। ये हल्दी है भैया। नेक्स्ट इज मुंबई इंडियंस ग्लोबल हेड ऑफ परफॉर्मेंस महिला जयवर्धने ने रोहित शर्मा को एक नया नाम दिया है, मैवरिक। और अगला है इंडियन एयरफोर्स सूर्य किरण एयर शो जो है वो कंडक्ट हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने एक एयर शो कंडक्ट किया है जिसका नाम है सूर्य किरण, है ना। और यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया जा रहा है 1857 के, है ना, जो बिहार से लीड कर रहे हैं, जो 1857 वाला रिवॉल्ट था ना, 1857 वाला रिवॉल्ट, ठीक है। जहां पे आप देखोगे, है ना, आपको बाबू कुंवर सिंह देखने को मिलेंगे, बाबू कुंवर सिंह देखने को मिलेंगे, है ना। ये बिहार वाले रीजन से भैया इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे। और एक साल बाद ही इनका देहांत भी हो गया था, ठीक है। एक साल बाद भी इनका देहांत भी हो गया था। और ये जगदीशपुर जगदीशपुर पे ये शासन कर रहे थे, जगदीशपुर के ये किंग थे, ठीक है। तो इनको याद करते हुए यहाँ पे, है ना, एक एयर शो जो है वो कंडक्ट किया गया है। ये हमारा आज का सेशन था। तो यहाँ तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन।